Hello everyone, all the CSIR UGC aspirants. Welcome to Swami Vivekananda Institute, and today we are going to discuss about the tips and tactics how to qualify CSIR UGC JRF examination. So सबसे पहले briefly about me, I'm Dr. Pallavi Gulati and I have done my PhD from Department of Microbiology, Delhi University. So I have qualified numerous national level entrance examinations including CSIR, DBT, ICMR, GATE, IIT, TIFR, NCBS for the PhD, for the entrance into PhD life. Now first of all, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से पहले देर आर सर्टन स्ट्रैटेजीज एंड देर आर सर्टन टैक्टिक्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू जो मैंने खुद यूज़ करे टू क्वालिफाई ऑल दीज एग्जामिनेशंस. तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बिफोर वी आर वेंचरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ पीएचडी, जब हम पीएचडी के वर्ल्ड में जाते हैं, एक इट्स अ डिग्री वेयर वी हैव टू डू अ न्यू रिसर्च, जहाँ पर हमें एक ऐसा कुछ डेसिफेयर करना होता है टू गेट अ डिग्री जो एक नॉवल हो, न्यू फाइंडिंग हो, न्यू साइंटिफिक फाइंडिंग हो, समथिंग जो एग्जिस्ट कर रही है हमें वो नहीं उसमें पता करना, हमें ये पता करना है कि व्हाट इज़ द न्यू फाइंडिंग इन द एग्जिस्टिंग रेल्म ऑफ साइंस. तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारी एजेंसीज होती है जो इस एंट्रेंस के टेस्ट कंडक्ट करवाती है, जैसे कि CSIR, UGC, DBT, ICMR, तो सबसे पहले ये एजेंसीज इंश्योर करती है कि बिफोर एंटरिंग इनटू द स्कूल ऑफ PhD एवरी स्टूडेंट हैज़ द बेसिक नॉलेज. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हमें ओम्स लॉ नहीं पता है, हमें एम मीटर वोल्ट मीटर नहीं पता है, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम जनरेटर बना सकते हैं या हम इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर सकते हैं. तो उसी तरह द मेन एम एंड द मेन फोकस इस एग्ज़ाम का यही होता है कि बिफोर हम उस वर्ल्ड में जाए जहाँ पर वी हैव टू डू अ न्यू साइंटिफिक फाइंडिंग, हमें एक कुछ नई चीज़ डिस्कवर करनी है, उसको पब्लिक डोमेन में लाना है, तो उस डिस्कवरी के लिए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू लाइफ साइंसेज, रिलेटेड टू बायोलॉजी, रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी वो क्लियर हो. तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले एक स्ट्रैटेजी होती है. तो बात करें हम CSIR, UGC, JRF की, तो हम देखेंगे कि एक चीज़ है जो हर स्टूडेंट के लिए कॉमन है, और कॉमन क्या है कि पेपर 3 आवर्स का है, यानी कि 180 मिनट्स, विच इज़ कॉमन फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. MCQs है, MCQs में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें कि हमारे पास एक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस है. तो एज सिंपल एज दैट, क्वेश्चन भी हमारे पास है, आंसर भी हमारे पास है. तो नाउ आवर स्ट्रैटेजी इज़ टू फाइंड कौन सा चारों में से हमारा बेस्ट ऑप्शन है या बेस्ट आंसर है. तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने एक स्टोरी पढ़ी है कि देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो, जिसको जब वाटर का लेवल कम था एंड द क्रो कुड नॉट क्वेंच हिज थर्स्ट, तो वो क्या करता है, वो पेबल्स डालता है और वाटर को लेवल बढ़ाकर ड्रिंक कर लेता है. लेकिन अब हम बात करते हैं हमारी जनरेशन जो कि AI की जनरेशन है, इंटरनेट की जनरेशन है. तो वी आर स्मार्ट इनफ कि हमारे पास क्या है, हमें पेबल्स की ज़रूरत नहीं, हमें स्टोन्स की ज़रूरत नहीं, हम स्ट्रॉ ले सकते हैं एंड वाटर को सक करके ले सकते हैं. तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्मार्ट वर्क. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हम बात करते हैं इस पेपर की, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पेपर में क्या पैटर्न है और उसके क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है. तो बेसिकली CSIR, UGC, लाइफ साइंसेज, JRF के एग्ज़ाम में हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C. पार्ट A जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें अराउंड 20 क्वेश्चंस होते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच वी नीड टू अटेम्प्ट इज 15, कि अगर हम 15 अटेम्प्ट कर देते हैं इट्स गुड टू गो. पार्ट A इज कम्प्लीटली अ एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें प्रोबेबिलिटी, सिंपल मैथमेटिक्स, 9th-10th लेवल की सिंपल IQ क्वेश्चंस होते हैं. नाउ कमिंग टू पार्ट B हमारा जो होता है इट इज़ बेसिकली अ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को पे डिस्कवरी करनी है तो हमारे ओम्स लॉ को चेक किया जाएगा. तो पार्ट B हमारा वो है जहाँ पर हमारे फैक्ट्स चेक होते हैं कि हम कंसेप्चुअली कितने स्ट्रॉन्ग हैं. पार्ट B में हमें टोटल 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आउट ऑफ विच वी हैव टू अटेम्प्ट 35 क्वेश्चंस. नाउ कमिंग टू पार्ट C.
पार्ट सी जो बहुत से बच्चों को एंड इनफैक्ट मुझे माई सेल्फ एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क लगता था, क्योंकि पार्ट सी एक ऐसा एग्ज़ाम का पार्ट है विच यूजेस द ग्रे मैटर ऑफ आवर ब्रेन। पार्ट सी फैक्ट्स को नहीं चेक करता है, पार्ट सी चेक करता है कि हम किसी कॉन्सेप्ट को कितना अच्छा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। जब हम प्रैक्टिकली साइंस करते हैं तो हम कॉन्सेप्ट से नहीं करते हैं, हमें उस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे अप्लाई करना होता है टू अर्न आवर पीएचडी डिग्री। तो इसके लिए पार्ट सी जो है वो बेसिकली इट इज़ कम्प्लीटली जिसको हम कहते हैं कि इट क्वेश्चंस आर डिजाइंड इन सच अ वे जो आपका एप्लीकेशन एप्टीट्यूड चेक करेंगे कि आप एक गिवन नॉलेज को कितना अच्छा और कहाँ तक अप्लाई कर सकते हो। एंड टू बी नोटेड, पार्ट सी इज अगेन द to be noted, पार्ट सी इज अगेन द गेम चेंजर। क्यों? क्योंकि पार्ट सी में देखा जाए तो हमारे पास 75 क्वेश्चंस हैं एंड हमें इसमें से 25 अटेम्प्ट करने हैं। ओवरऑल देखा जाए तो हमारी नेगेटिव मार्किंग 0.25 पर 1 मार्क है। तो अगर हमारे पास 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग है, और अगर हमारे पास 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट ए एंड पार्ट बी पर क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स गेन करवाता है, और पार्ट सी पर क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स गेन करवाता है। अब ये सारी स्ट्रैटेजी पता होने के बाद जो चीज़ मैंने अपने उसमें अप्लाई की थी अपने एग्जामिनेशंस के टाइम पे, दैट आई रियलाइज्ड कि येस, पार्ट सी इज़ द एक्चुअल गेम चेंजर। क्योंकि पार्ट सी में हमें हर क्वेश्चन दे रहा है 4 मार्क्स। तो जब भी हम तैयारी करते हैं हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले वी हैव टू मेक श्योर कि हम क्वेश्चंस को ब्लाइंडली अटेम्प्ट ना करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं बोलूं कि देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें देयर वाज आस्क्ड कि बी सेल्स आर नॉट फॉर्म्ड इन, एंड जनरली क्या होता है, हम सब क्या करते हैं, हम नॉट को मिस कर जाते हैं एंड हमने टिक कर दिया बोन मैरो। तो बी सेल्स आर नॉट फॉर्म्ड इन बोन मैरो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, क्योंकि बी सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। तो इसीलिए सबसे पहली स्ट्रैटेजी आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज बिफोर when you are appearing for the exam or for the mock test, first make sure कि आप क्वेश्चंस को बिल्कुल ढंग से पढ़े। आपने पार्ट ए पढ़ा, पार्ट बी पढ़ा, उसके बाद पार्ट सी पे आप गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि सबसे पहला अटेम्प्ट जो होना चाहिए इट शुड बी कि यू शुड हैव मिनिमम नेगेटिव मार्किंग। पार्ट सी को मैंने गेम चेंजर क्यों बोला? क्योंकि पार्ट सी में हर क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स दे रहा है। आउट ऑफ 75 हमें 25 अटेम्प्ट करने हैं, एंड मान लो इस 25 में से अगर मैं 20 क्वेश्चंस भी राइट करती हूँ तो आई एम गेनिंग 80 मार्क्स हेयर। ये 80 मार्क्स आर ब्रिंगिंग मी वेरी नियर टू माय CSIR कट ऑफ। तो इसीलिए ये चीज़ हमें पार्ट सी कैसे आएगी? पार्ट सी आएगी हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से नहीं, कॉन्सेप्ट्स को, मॉक एग्जाम्पल्स को, मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने से। और जब मैं बात करती हूँ नेगेटिव मार्किंग की, पार्ट सी इज़ वेरी टेम्पटिंग। जब मैं देखती हूँ कि भाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आई विल बी वेरी टेम्पटेड कि मुझे 90% भी श्योर है तो मैं टिक कर दूंगी कि येस 90% श्योर है, मिल गया तो 4, गया तो 1। तो आई एम टॉसिंग बिटवीन दैट 4 मार्क एंड 1 मार्क। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 × 4 80 मार्क्स का पेपर राइट कर लिया, और कंबाइनिंग टू ऑल दीज मैंने बहुत रैंडम करा कि चलो मेरे को श्योर नहीं है, मैंने टिक कर दिया, 100% श्योर नहीं है, रिस्क पे टिक कर दिया, और ये 80 से मैं जितना क्लोज जा रही हूँ वहीं पर जब मेरी नेगेटिव मार्किंग ऐड हो रही है, मान लो मैंने 20 क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए, तो जो -20 है दैट विल ब्रिंग मी टू 60। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोच आई वुड लाइक टू से, मिनिमाइज योर नेगेटिव मार्किंग। सबसे पहले मेक श्योर यू डू ऑल द क्वेश्चंस विच यू आर 100% श्योर कि हाँ चारों में से ये ऑप्शन है, आई एम गोइंग विद दिस। सेकेंड राउंड में वंस यू आर डन विद दिस, देन गो थ्रू दोज क्वेश्चन जो आपको लगता है कि येस आई एम 90% श्योर, जो आप नेगेटिव एलिमिनेशन से कर सकते हो कि यू कैन फील येस ए एंड बी आर करेक्टली नॉट द आंसर, सी एंड डी में से एक आंसर यूजिंग योर लॉजिक एंड एप्टीट्यूड आप उसको यूज कर सकते हो। सो इस तरीके की स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं स्मार्ट वर्क, जिससे हमने
सिर्फ नॉलेज को गेन नहीं किया, नॉलेज को गेन करने के बाद हमने एग्जाम में उसको कैसे अप्लाई किया, बिकॉज दिस विल फर्दर रिलाई ऑन द रियल वर्ल्ड जब हम अपनी पीएचडी में इस नॉलेज को यूज करेंगे. सो नाउ कमिंग फ्रॉम पार्ट बी एंड पार्ट सी के डिस्कशन के बाद अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. व्हाट इज पार्ट बी एंड व्हाट इज पार्ट सी. अब यहाँ पे हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ पार्ट बी का. पार्ट बी का सैम्पल क्वेश्चन है कि डीएनए is not hydrolyzed in alkali but RNA is readily hydrolyzed. This is due to, हमें पता है कि डीएनए को जब हम एल्कली मीडियम में डालते हैं, बेसिक मीडियम में डालते हैं, डीएनए का डेग्रेडेशन नहीं होता है, डीएनए स्टेबल रहता है, लेकिन आरएनए का डेग्रेडेशन हो जाता है. ये हमें लॉजिक पता है और ऐसा क्यों होता है हमसे ये 4 ऑप्शंस में पूछा गया. तो पहला ऑप्शन, इज इट ड्यू टू डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. हमें ये पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. इज इट ड्यू टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन आरएनए. सिंगल स्ट्रैंड होने की वजह से आरएनए में सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, क्या ये इसकी वजह से होता है. प्रेजेंस ऑफ यूरेडिन इन आरएनए. डीएनए में ATGC होता है, आरएनए में T की जगह U होता है, तो क्या ये इसकी वजह से होता है. और चौथा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ 2' OH इन आरएनए. डीएनए और आरएनए को देखा जाए तो हमारी डीएनए की जो शुगर होती है उसमें H होता है और आरएनए की शुगर में OH होता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है. इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2' OH इन आरएनए. ठीक है. अब ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन हुआ जो हमें पता होना चाहिए कि आरएनए में 2' OH होता है राइबोस शुगर में, जो कि एल्कली से स्टेबलाइज नहीं रहता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं एल्कली मीडिएटेड हाइड्रोलिसिस. नाउ इसी क्वेश्चन को अगर मैं देखूं पार्ट सी, जो हमें बहुत स्कैरी लगता है, तो पार्ट सी इज द मोस्ट, इट इज नॉट द स्कैरी पार्ट. आई रियलाइज विद प्रैक्टिस की पार्ट सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड द स्मार्ट पार्ट, क्योंकि पार्ट सी हमें क्वेश्चंस इतने बड़े देता है और हमें लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड हम उसके वर्ड्स में उलझ जाते हैं. यही क्वेश्चन अगर पार्ट सी में आएगा तो ये किस तरीके से आएगा कि सबसे पहले पार्ट सी में हमेशा ये देखना है कि हमें कुछ लाइंस दी होंगी, वो लाइंस हमें क्वेश्चन का पार्ट होगी, वो हमें फैक्ट्स बता रही होगी, दैट हैज नथिंग टू डू विद द कंप्लीट क्वेश्चन. जैसे कि यहाँ देखें कि आरएनए हाइड्रोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज ब्रोकन दैट क्लीव आरएनए मॉलिक्यूल. ये एक सिंपल लाइन बोली गई कि आरएनए हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जिसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक होता है आरएनए मॉलिक्यूल को क्लीव करने के लिए. Now RNA hydrolysis occur in presence of alkali that makes RNA chemically unstable, whereas DNA is stable and not susceptible to alkali or base catalyzed reaction. ये भी एक फैक्ट दिया गया कि RNA हाइड्रोलिसिस alkali के प्रेजेंस में होता है और DNA नहीं होता है, RNA alkali के प्रेजेंस में केमिकली अनस्टेबल है. तो दिस इज बिकॉज ऑफ, अब हम देखें कि हमारे लास्ट पार्ट में और इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क है, क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका. So that is what we need to practice. Answer इसका D है. So only difference in part C is कि हम भारी भरकम questions को देख के डर जाते हैं, but actually part C is just question में ही answer होता है. Sometimes you are going through, you know, इतनी सारी lines and when you go through line you will realize कि उसमें 1 से 2 सिर्फ statements होती है, that is not pertaining to the question of interest. Now अगर हम बात करते हैं CSIR की, तो हम कहते हैं कि जैसे कि हम नो योर एनिमी, हम किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए उसका सिलेबस क्या है. तो हमारा जो CSIR UGC कंडक्ट कराता है उसमें 13 यूनिट्स हैं, वी ऑल नो, एंड यू नो नोइंग द सिलेबस इज इट्स अ ट्रेजर मैप फॉर यू, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस से कौन सा पार्ट है जो हम बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ वी कैन से कि हमारे पास 13 यूनिट्स है, इसके 2 आउटलुक है. समवन विल बी स्केयर्ड कि अरे 13 यूनिट्स हैं, हाउ विल वी डू इट. एक जाता है बायोलॉजी के प्लांट साइंसेस पर, एक कम्प्लीटली एनिमल साइंसेस पर, एक बायोटेक्नोलॉजी पर, एक बायोकेमिस्ट्री पर, एक एनवायरनमेंट पर. सो इसका एक बेस्ट ट्रिक विच आई पर्सनली यूज्ड वाज कि वी डोंट नीड टू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन. हमें क्या इंश्योर करना है, हमें इंश्योर करना है कि आउट ऑफ दीज 13 अगर हम 50% सब्जेक्ट्स भी अच्छे से कर लेते हैं, फॉर विच वी कैन परफॉर्म द क्वेश्चंस विद नो नेगेटिव मार्किंग, वी आर वेरी मच एलिजिबल टू क्वालिफाई द एग्जाम. अगर मैं प्लांट साइंसेस की हूँ,
आई शुड नॉट बी कि प्लांट तो मुझे आता है और मैं एनिमल पे फोकस कर रही हूँ, और अगर मैं एनिमल से जूलॉजी से MSc हूँ तो मैं सोचूं कि मेरे को जूलॉजी आता है, प्लांट में फोकस करूँ. दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि जब मुझे जूलॉजी आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है, तो द बेस्ट आई कैन डू इन दैट सब्जेक्ट इज़ नॉट द सेम लेवल. मैं प्लांट जितना भी पढ़ लूँ मैं उस लेवल का नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी यहाँ पे अप्रोच है टू डू मैक्सिमम पॉजिटिव मार्किंग एंड मिनिमम नेगेटिव मार्किंग. तो इसलिए एनी ऑफ द 6 to 7 सब्जेक्ट्स जो आप अपने बेस्ट, आपके कोर सब्जेक्ट्स विच यू नो कि आप बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो, डेफिनेटली गो फॉर दैट. इट इज़ नॉट लाइक कि मैं पूरे 13 यूनिट्स करके जाऊंगी एंड आई एम नॉट एबल टू रिकॉल देयर, आई एम नॉट एबल टू अप्लाई देयर. So this is something we should take care of while preparing for the CSIR exam. In fact, any exam we go for DBT, ICMR or any exam, that our concepts, whatever we are knowing, should be strong and steady enough. Now, एक strategy, एक tip मैं share करना चाहूँगी, which we all know, सब बताते हैं कि हमें सबसे पहले एक study plan बनाना चाहिए, हम सब बनाते हैं. उसके बाद हम ये भी बहुत जगह पे पढ़ते हैं हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए. वन थिंग विच आई रियलाइज्ड वाज कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी एंड आई वाज लाइक 5 to 6 सब्जेक्ट्स मेरे को प्रिपेयर करने हैं, आई वाज टॉट बाय माय टीचर्स. आई वाज द थिंग विच आई रियलाइज्ड वाज कि अगर मैं इन्वायरमेंटल पढ़ रही हूँ फॉर 15 डेज एंड नेक्स्ट 15 डेज पे मैं स्विच कर जाती हूँ बायोकेमिस्ट्री पे या प्लांट साइंसेस पे, तो आई शुड नॉट बी इन द वे कि मैंने अब नया सब्जेक्ट ले लिया है तो मैं पुराना सब्जेक्ट भूल जाऊँ. तो टाइम मैनेजमेंट इज द थिंग जहाँ पर वी हैव टू एंश्योर कि व्हेन वी आर स्विचिंग टू अ न्यू सब्जेक्ट वी आर कीपिंग द अर्लियर सब्जेक्ट इन रिवीजन एज वेल. सब्जेक्ट ए करा, इफ आई यूज टू डिवाइड माई टाइम इन सच अ वे कि अगर मैंने सब्जेक्ट ए शुरू करा है तो सब्जेक्ट बी आई विल स्टार्ट व्हेन आई एम पार्शियली डन विद सब्जेक्ट ए, and I'll make sure that every weekend or every 5 days I'm revising subject A. Then I'm coming to subject C. मैं दिन के couple of hours रखूंगी कि मैं subject A और B को until revision रखूं, क्योंकि after 6 months it should not be कि जो first month में prepare करा है वो हम भूल गए और जो 6th month में है then we are left with only one subject. And third is practice mock test, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है because it is something like if you are going to perform somewhere on stage, आप अपनी preps को with dress code करते हो कि you should have a field. तो mock tests are very important. जैसे I gave you the example of B cells are not formed in वाला, the mistake which I did. तो mock test बहुत important होते हैं to ensure you कि आप जो भी कर रहे हो, first of all आपको ये realize करना है कि questions आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको नेगेटिव एलिमिनेशन कैसे करना है, एंड जो नॉलेज आपके पास है वो आपको कैसे अप्लाई करनी है. बिकॉज यू नो वी फील वेरी इजी कि एक आउटलुक ये भी कहता है कि हमारे पास क्वेश्चन है एंड 4 ऑप्शंस हैं ABCD, वी कैन डू इट, बट नो, वो 4 ऑप्शंस हमें बहुत टाइम पर कंफ्यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू व्हाट्स योर फेवरेट कलर, यू कैन रैंडमली से रैपिडली से ब्लू, बट इफ आई गिव यू 4 ऑप्शंस रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, then your mind will take a some time, some fraction of seconds to process, to thought कि क्या ये मेरा फेवरेट है या ये मेरा फेवरेट है. तो इसीलिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आउट ऑफ 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर आपको पता भी होगा ना, तो रेस्ट 3 ऑप्शन देख के डेफिनेटली आपका माइंड कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है. सो स्टार्टिंग विद आई विल बी टेकिंग योर यूनिट 13 सबसे पहले, विच इज मेथड इन बायोलॉजी, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा आती है पार्ट सी में. पार्ट सी इज फ्लडेड विद द क्वेश्चंस एंड दैट इज द मैक्सिमम, द बेसिक गेम चेंजर विच कैन फेच यू विद 4 marks. So I'll be taking your subject methods in biology, and another importance of this subject is that this is something which will help you to gain maximum marks in part C, and this is a basically applied subject that will help you to apply this knowledge in your laboratory when you go for PhDs. तो यूनिट 13 में हमारे पास अगर सुपरफिशियली देखें तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट DNA मेथड्स, जिसमें हम DNA, RNA एंड प्रोटीन का आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, सेपरेशन मेथड्स, मॉलिकुलर क्लोनिंग, वेक्टर, म्यूटाजेनेसिस, सीक्वेंसिंग, आइसोलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड ये सारी टेक्निक्स रिलेटेड टू मॉलिकुलर बायोलॉजी हम पढ़ेंगे. उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर
नेक्स्ट आता है हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स, जिसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को लेके जो एसेज यूज़ होते हैं, एलाइजा, रिया, वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो हम करते हैं फॉर प्रोटीन डिटेक्शन के लिए, एंटीबॉडी जनरेशन फॉर बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, इन सब की एप्लीकेशंस और इन सब के कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स हम इस टॉपिक के अंडर देखेंगे. देन वी विल बी कमिंग टू बायोफिजिकल मेथड, जिसमें सारे के सारे जो टूल्स एंड टेक्निक्स लैब में यूज़ होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स लैब में यूज़ होते हैं, जैसे कि यूवी विजिबल, CD, NMR, DNA प्रोटीन को क्वांटिफाई करने के लिए, क्वांटिटेट करने के लिए, उनका स्ट्रक्चर देखने के लिए, उनकी म्यूटेशंस चेक करने के लिए, वो सारे हम इस टॉपिक के अंडर देखेंगे. देयर आफ्टर अनदर अ वेरी अंडररेटेड सब्जेक्ट इन बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कि हमें लगता है कि भाई हम तो बायो स्टूडेंट्स हैं, हमें मैथ्स क्या करनी, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट टू से कि नहीं हम बायो हैं, हमारी थोड़ी मैथ्स वीक है. बट नो, स्टैटिस्टिक्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज व्हेन यू गो टू द लैब लेवल, हाउ टू प्रूव दैट योर एक्सपेरिमेंट इज करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया की आपने ओडी ली, एक बार 0.5 आ रही है, एक बार 0.4 आ रही है, एक बार 0.3 आ रही है, दीज आर 3 डिफरेंट रिजल्ट, तो आप उसका एवरेज लेते हो, तो देयर यू नीड स्टैटिस्टिक्स. मोलालिटी की कैलकुलेशंस है, देयर यू नीड मैथ्स इन बायोलॉजी. सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू चेक कितना कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट का. एंड देयर आफ्टर रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स, जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजी. इसके भी श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो CSIR के प्रीवियस ईयर में आते रहे हैं. एंड देयर आफ्टर माइक्रोस्कोप टेक्निक्स, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, जैसे कि हमारा लाइट माइक्रोस्कोप है, सेम हो जाता है, टेम हो जाता है, उन सबको पढ़ेंगे. एंड डिफरेंट स्टेनिंग एंड फिक्सेशन टेक्निक्स को पढ़ेंगे. एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स, जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ किया जाता है टू चेक द ब्रेन एक्टिविटी, ECG, EEG, MRI, कैट स्कैन, जो हम लैब टेक्निक्स पढ़ते हैं, ये भी आता है इस यूनिट के अंदर, मेथड्स इन बायोलॉजी. एंड अनदर थिंग इज पॉपुलेशन बायोलॉजी, जिसमें हम पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स पढ़ते हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट फॉर द that comes under this section of methods in biology. So with this, I will be taking your unit 13, and the main thing in unit 13 is we should know कि हमें concept पता है, and since it is something which is flooded in part C, तो अगर हम इसको strong कर लेते हैं तो 50% of paper हम part C से we are very much eligible to go near the qualifying list. So with this, I would like to end कि in order to succeed, your desire of success should be greater than the fear of failure, as said by Albert Einstein. So इसलिए I wish you all the best to use your apt time management, to use your strategistic approach, apt time management, and your desire to success to qualify the CSIR exam. All the best.